Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the topic of Group 15 elements. इसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने इसके कुछ कंपाउंड्स को पढ़ा था. एक तो ओवरऑल हमने हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स और हैलाइड्स देखे थे कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कैसे अलग अलग ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. उसके बाद हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस को डिटेल में स्टडी किया था. आज की वीडियो में हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फॉस्फोरस कैसे एलोट्रॉपी शो करता है उसको भी पढ़ेंगे. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, देन प्लीज़ लाइक इट. और अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखो एंड देन स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट. ओके, चलो. ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सो एसिड्स जो नाइट्रोजन बनाता है वो वेराइटी में बनाता है, लाइक बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है. उसमें से जो हमें पढ़ने हैं वो कुछ 5 इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स होते हैं: हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रोक्सिलिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड. इन पांचों के ही बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके स्ट्रक्चर, इनकी रिएक्शंस, ये सब देखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हाइपोनाइट्रस एसिड. इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2N2O2 एंड इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है. अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है. अगर हम इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो ये एक्सप्लोड भी हो जाता है. ठीक है जी. नाउ अगर इसी हाइपोनाइट्रस एसिड का हम रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि उसको डिकम्पोज करें एयर की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3. ठीक है जी. इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो भी अनस्टेबल होता है, यानी कि अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाए तो वो भी फटाफट डिकम्पोज होकर हमें N2O और साथ में वाटर देता है. अगर इसके नेचर की बात करें तो ये एक वीक डाइबेसिक एसिड होता है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है. इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. ठीक है, NN यानी कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और हर नाइट्रोजन पे एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड है विद नेगेटिव चार्ज और एक एक लोन पेयर दोनों नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है. तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. इसके सेकेंड कंपाउंड की बात करें, नाइट्रोक्सिलिक एसिड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H4N2O4 होता है. इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +2. अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी एक सॉलिड होता है जो कि एक येलो कलर का सॉलिड होता है. अगर इसके नेचर की बात करें तो बच्चों ये भी अनस्टेबल होता है, बट रूम टेम्परेचर पे सिर्फ तभी स्टेबल होता है जब एयर ना प्रेजेंट हो. ठीक है. अब अगर एयर प्रेजेंट हो तो ये फटाफट से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है. एंड हम अगर इसका रिएक्शन कराएं इसके सोडियम सॉल्ट का तो हमें क्या मिलेगा, NaNO2 + Na2O2. नाउ मतलब इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है वो HNO3 होता है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, नाइट्रस एसिड HNO2. HNO2 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों दैट इज +3. नाइट्रस एसिड एक वीक एसिड होता है. ठीक है. इसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है. इसका नेचर भी अनस्टेबल होता है. अगर हम गैस फेज में देखें तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और उस इक्विलिब्रियम में क्या क्या फॉर्म होता है, NO + NO2 + H2O. अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन ले तो वो भी अनस्टेबल होता है और बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है अगर हम उसको ज़रा सा भी हीटअप कर दें. और डिकम्पोज होकर ये बनाता है HNO3 + H2O + 2 NO. अगर इसके और नेचर की बात करें कि मतलब ये किस तरह से एक्ट करता है, तो जो नाइट्रस एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब ये एक्ट करता है तो ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है. जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस कर देता है. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है. तो ये इसकी बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है. अगर इसकी बात करें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो ये भी हमने रिएक्शन कहीं ना कहीं पढ़ा ही है कि जब ये यूरिया के साथ हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 का तो वो डिकम्पोज होकर क्या देता है, CO2 + N2 नाइट्रोजन गैस + वाटर. सो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी. स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. गैस फेज में जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो देखा गया N के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन से फर्दर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. तो इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है गैस फेज में. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 4, पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड.
दैट इज HNO4। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी बच्चों अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, ठीक है। इसकी स्मेल काफ़ी सिमिलर होती है ब्लीचिंग पाउडर से। इसके नेचर की बात करें तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को लिबरेट कर देता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, देन नेक्स्ट बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा होता है जिससे फर्दर OH अटैच्ड है, और एक नाइट्रोजन एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है कोऑर्डिनेट वे में, ठीक है। सो इस तरह से नाइट्रोजन के साथ ये सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं और HNO4 का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिफ्थ कंपाउंड दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली प्योर नाइट्रिक एसिड एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। जब नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में होता है, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, तो उस केस में हम इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट -42 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारे स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो ये स्किन को हार्म कर सकता है और ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं स्किन पे, ठीक है। अगर हम इसमें वाटर मिक्स कर दे तो ये एक बॉइलिंग मिक्सचर क्रिएट करता है वाटर के साथ, ठीक है, जिसमें 68% एसिड प्रेजेंट होता है। नाउ हमें पता ही है एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होकर H+ और NO3- प्रोड्यूस करता है। अगर इसके रिएक्शंस की बात करें तो ऑब्वियसली जब ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो NaOH जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो NaNO3 बनाता है, साथ में वाटर रिलीज करता है। इसी तरह से अगर ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, जैसे NaHCO3 के साथ जब HNO3 रिएक्ट करता है तो ये NaNO3 बनाता है, H2O बनाता है और साथ में क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों तो ये एसिड काफ़ी स्टेबल होता है, बट अगर हम इसको बहुत ही स्ट्रांगली हीट करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करें तो ये भी डिकम्पोज होकर क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ओके। अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और कई रिएक्शंस में नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो डाइल्यूट HNO3 है वो भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। नेसेंट ऑक्सीजन में पता है फ्री ऑक्सीजन होता है, ओके। सो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। ये रिएक्ट कैसे करेगा, नाइट्रिक एसिड सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, गोल्ड और प्लैटिनम के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो नोबल मेटल्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, तो HNO3 उन पर तो रिएक्ट नहीं कर पाता, बट इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स पर ये अटैक कर पाता है। एंड ऑब्वियसली ये एक एसिड है, तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। अब ये एसिड HNO3 किस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बेसिस पर ही हमें हाइड्रोजन गैस के साथ साथ और प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं किसके साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा। अगर कोई ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, तो इनके साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन के बाद नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करता है, सिंपल हाइड्रोजन की जगह नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ठीक है जी। और साथ में ऑब्वियसली एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें आप रिएक्शन देख सकते हो, मेटल प्लस HNO3 गिव्स MnO3 2 प्लस H, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन। एंड यही नेसेंट हाइड्रोजन जब HNO3 के साथ फर्दर रिएक्ट करता है तो रिडक्शन प्रोडक्ट बनाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसमें अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें तो मैग्नीशियम का एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इस रिएक्शन में जब मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgNO3 2 प्लस ट्वाइस H। एंड फर्दर HNO3 जब इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड जो हमारी ओवरऑल नेट रिएक्शन होगी वो होगी लास्ट वाली, Mg प्लस 4 HNO3 गिव्स MgNO3 2 प्लस NO2 प्लस H2O। सो इस रिएक्शन में हमें क्या मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का
फॉर्मेशन हुआ। तो किस मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं, उसी से डिटरमाइन होगा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इसी केस में हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जगह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेते तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि मेटल का नेचर क्या है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं, एंड इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि जब मेटल अपने से ज़्यादा मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा हो। अगर मेटल हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, यानी कि जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, उस केस में नेसेंट हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस केस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर हम HNO3 ले रहे हैं तो फर्दर सबसे पहले तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमने लिया और कॉपर लिया तो सबसे पहले HNO3 रिड्यूस हो जाएगा NO2 में। ठीक है, अब जो साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, NO2 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन अब कॉपर के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर। तो आप नेट रिएक्शन देख सकते हो, कॉपर प्लस HNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। तो इस केस में बच्चों क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी केस में अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेते तो क्या बन जाता, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट पे। अगर यहीं पे हम मरकरी ले लेते हैं यानी कि Hg, तो वो रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और बनाता है HgNO3 प्लस NO2 प्लस H2। इसी में अगर आप मरकरी के साथ डाइल्यूट HNO3 ले लेते तो रिएक्शन होता मरकरस नाइट्रेट का फॉर्मेशन प्लस NO प्लस H2। तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शंस को आपको समझने के लिए यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप क्या कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो एसिड की, और बच्चों जो मेटल फॉर्म हो रहा है, मतलब जो मेटल यूज हो रहा है रिएक्शन में, उसका नेचर क्या है, क्या उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। सो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन डिस्कस करते हुए हमने इसकी पहली रिएक्शन देख ली जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। इसकी सेकेंड रिएक्शन है जब नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स के साथ या फिर मेटलॉइड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो ये नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को रेडिली ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सी एसिड्स उनके बना देता है। फॉर एग्जाम्पल ये सल्फर को, फॉस्फोरस को, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयोडीन, टिन, इन सब को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे ऑक्सीडेशन के, हम वो देख लेते हैं कुछ रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, अगर ये सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में। अगर ये रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, आयोडिक एसिड के अंदर। और यहीं पे अगर रिएक्शन हो जाए कार्बन के साथ तो ये कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के साथ। ठीक है, चलो अब अगर हम इसका रिएक्शन देखें कि अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो वो क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। तो बच्चों जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है ना, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर पाता है। अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये उसको सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। और अगर फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये नाइट्रिक एसिड के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन इसमें जो है दैट इज एक्शन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराएं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ तो ये वहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड शुगर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है टू ऑक्जेलिक एसिड। ओके, सो ये आप याद रख सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स स्ट्रक्चर, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो गैशियस फेज में हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो 3 पहले तो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड उनमें से एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा यानी कि वो OH बॉन्ड होगा। अब जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उससे 3 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं वो प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है। उसमें एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 130 डिग्री। ठीक है, और जहाँ पे लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ उसमें एंगल होता है 116 डिग्री। अब जो नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है, ये ऑब्वियसली नाइट्रेट आयन से शुरू हो रहा है क्योंकि इसमें देखो नाइट्रेट आयन हमारा क्या होता है NO3-। ठीक है, उसी से फिर फर्दर एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो जो नाइट्रिक आयन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी प्लेनर होता है एंड वो अपने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से बना होता है।
सो इस तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी के साथ हमने नाइट्रोजन के सभी ऑक्सो एसिड्स को डिस्कस कर लिया। इसके 5 इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स थे। वी हैव कवर्ड ऑल दी 5 ऑक्सो एसिड्स। स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो इसमें भी ये बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है जिसमें फॉस्फोरस की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनाता है H3PO2। फॉस्फोरस एसिड भी इसका एग्जिस्ट करता है H3PO3। डाईफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है H4P2O7। मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है HPO3। ऐसे करके इसके 6 to 7 कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सो एसिड्स के, जिनको हमें यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द फर्स्ट कंपाउंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H3PO2। इसमें जो फॉस्फोरस होता है बच्चों वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 26.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है। एक मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड मतलब जब ये आयनाइज होगा तो एक H+ आयन रिलीज करेगा सॉल्यूशन में, ठीक है जी। बाकी इसमें और भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट वो आयनाइजेबल नहीं होते हैं, एंड ये आप इसके स्ट्रक्चर से समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये डिकम्पोज होकर फॉस्फीन गैस रिलीज करता है। 40 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है और फॉस्फीन और फॉस्फोरस एसिड देता है। अगर इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करते हैं तो उस केस में ये डिकम्पोज होकर फॉस्फोरिक एसिड देता है और साथ में फॉस्फीन गैस रिलीज करता है। अगर ये कैसे बिहेव करेगा हम वो देखें तो चाहे वो ये एसिड हो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर इसका कोई सॉल्ट हो, ये सभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर देते हैं क्यूप्रस हेड्राइड में, ठीक है जी। और जो एसिड होता है ऑब्वियसली वो खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है यहाँ पे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा हाइपोफॉस्फोरस एसिड जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है और ये रिड्यूस होकर फॉस्फीन गैस बना लेता है, ठीक है जी। नाउ अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड इसके स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो फॉस्फोरस सेंटर में प्रेजेंट है। उसके 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं। कैसे? एक OH बॉन्ड, एक ऑक्सीजन से वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, और बाकी जो 2 बॉन्ड है उससे वो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली क्योंकि जो इसमें सिंगल ऑक्सीजन के साथ जो H जुड़ा है यानी कि OH है, वो वाला हाइड्रोजन ही आयनाइज हो पाता है। बाकी जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से हाइड्रोजन के बॉन्ड जुड़े हैं वो तो आयनाइजेबल नहीं होंगे, ना ही वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है जी। यही रीजन है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO2 क्या होता है, एक मोनोबेसिक एसिड होता है। मूविंग ऑन टू इट्स सेकेंड कंपाउंड, फॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO3। तो बच्चों जो इसका सेकंड कंपाउंड है H3PO3, इसमें जो फॉस्फोरस होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। वाटर में बहुत ईजिली सॉल्युबल होता है फॉस्फोरस एसिड, एंड ये क्या होता है, एक डाइबेसिक एसिड होता है, यानी कि ये आयनाइज होने के बाद 2 हाइड्रोजन्स तक रिलीज कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये H3PO3 आयनाइज होकर H2PO3- देगा, फिर ये H2PO3- फर्दर एक हाइड्रोजन रिलीज करके HPO3 2- एनायन बना लेता है। अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो ये भी बहुत ईजिली हीटिंग के बाद डिकम्पोज हो जाता है। अगर इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन देता है। बट H3PO2 में क्या था, हमें सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस ही हीट करना पड़ा था, यहाँ पे हमें 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करना पड़ा। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है इन दी प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एज कैटलिस्ट, और क्या बना लेता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये रिएक्शन में क्या रोल प्ले करता है, तो उस वे में अगर हम इसको देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कॉपर सल्फेट को कॉपर में रिड्यूस कर पाता है, सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में रिड्यूस कर पाता है, एंड मरकरी क्लोराइड को मर्क्यूरो क्लोराइड में रिड्यूस कर पाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शंस हैं। अगर हम देखें ये PCl5 के साथ क्या रिएक्शन प्ले करता है, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब फॉस्फोरस एसिड PCl5 से यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी आप याद कर सकते हो। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों आप इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी देख सकते हो, H3PO2 और H3PO3 में क्या फर्क है, बस फॉस्फोरस एसिड में एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो रिएक्शन में भी यही होगा। जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटर में फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, 5 बॉन्ड पहले की तरह वही बनाएगा। एक तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ,
बाकी नेक्स्ट दो बॉन्ड वो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनाएगा, और जो फिफ्थ बॉन्ड है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यही रीजन है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो उन दो OH ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है एज प्रोटॉन। इसीलिए जो फॉस्फोरस एसिड होता है वो कैसे बिहेव करता है, एज डाइबेसिक एसिड। मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड कंपाउंड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H4P2O6। ठीक है, इस कंपाउंड में जो फॉस्फोरस होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। अगर इसके नेचर की बात करें तो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, H4P2O6.2H2O। इसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस होता है। नेचर की बात करें तो ये भी हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाता है और क्या देता है, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 प्लस मेटाफॉस्फोरिक एसिड दैट इज HPO3। ये क्योंकि एक अच्छा एसिड होता है, ठीक है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ये एल्कलीज के टुवर्ड स्टेबल होता है, उनके साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, बट वाटर के प्रेजेंस में हाँ इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या देता है, H3PO3 प्लस H3PO4। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो स्ट्रक्चर से आप बता पाओगे कि एक टेट्राबेसिक एसिड होता है। क्यों होता है, अगर स्ट्रक्चर आप इसका ध्यान से देखो तो इसमें चारों OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये चारों आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है एंड यहाँ पे टेट्राबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। मूविंग ऑन टू इट्स फोर्थ कंपाउंड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4। H3PO4 में जो फॉस्फोरस एटम होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है जी, 42 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और एक कलरलेस लिक्विड बनाता है। ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। अगर इसको हीट करें तो हीट होने के बाद ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो उस केस में ये प्रोडक्ट देता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर इसके नेचर की बात करें बच्चों तो ये एक ट्राइबेसिक एसिड होता है। ट्राइबेसिक एसिड मतलब आयनाइज ये 3 स्टेज में हो सकता है, ठीक है जी। इसके अंदर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो H3PO4, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप इससे बता सकते हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, उससे डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। देन अभी कितने ऑक्सीजन बच गए, 3, तो ये तीनों ऑक्सीजन कैसे जुड़े होंगे फॉस्फोरस से, OH बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स ये एक ट्राइबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसके नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H4P2O7। इसमें फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है एंड इसको हम डाइफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, 61 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इसको हम वाटर के साथ बॉयल करें बच्चों तो ये क्या दे देता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर इसके एसिडिक नेचर की बात करें तो ये फॉस्फोरिक एसिड से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जैसे हम इसको हीट करते हैं, अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तब जाकर ये क्या बनाता है, HPO3 दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो रिएक्शन आप देख ही सकते हो। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको स्ट्रक्चर इसमें याद रखना है कि 2 यूनिट्स हैं, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दोनों फॉस्फोरस, और दोनों फॉस्फोरस आपस में एक सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। बाकी बच्चे दोनों फॉस्फोरस के 2-2 बॉन्ड्स, दोनों बॉन्ड्स वो कैसे जुड़े होंगे, OH ग्रुप से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो कितने यहाँ पे OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 4, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज टेट्राबेसिक एसिड। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट H4P2O7। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा HPO3। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये भी एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। इसको हम ग्लेशियस फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि विच एसिड इज ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें आप क्या लिखोगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है, हीट करने पर ये डिकम्पोज होकर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 बना लेता है। अगर वाटर के साथ हम इसको बॉईल करें तो उस केस में हमें H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉस्फोरस होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एंड इसमें क्या है, देखो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी 1 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एक तो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गई, बाकी ऑक्सीजन कहाँ गए,
एक ऑक्सीजन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और दूसरे ऑक्सीजन OH की फॉर्म में इससे जुड़ा होता है। तो ऑब्वियसली इसमें भी जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक ही है जो OH वाला है, तो इसीलिए ये मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है। इस मॉलिक्यूल की खास बात ये है कि जैसे हम नॉर्मली सिंगल यूनिट्स पढ़े थे सब मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं, बट HPO3 यूनिट मोनोमर की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। जो इसका फिफ्थ बॉन्ड है, जो ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये उस बॉन्ड के थ्रू नेक्स्ट यूनिट से जुड़ता रहता है, ठीक है, उस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू, और पॉलीमराइज करके लीनियर चेन स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हो। इसमें HPO3 यूनिट्स बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो इसको हम लीनियर चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। कई बार ये आपस में जैसे जो चेन के एंड्स हैं वो जुड़कर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है, जिसमें 3 HPO3 यूनिट्स आपस में जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। सो ये इसके स्ट्रक्चर की खास प्रॉपर्टीज हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड। इसमें 2 आपको पेरोक्सो फॉस्फोरिक एसिड पढ़ने हैं। एक होता है peroxo monophosphoric acid, that is H3PO5, and the second one is peroxo diphosphoric acid H4P2O8। बच्चों इसके बारे में हमें बस ये देखना है कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। अगर हम पेरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड में देखें तो देखो जो फॉस्फोरस है वो पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, थर्ड बॉन्ड OH से है, फोर्थ बॉन्ड उसका OH से है, और जो फिफ्थ बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है वो उसमें एक पेरोक्सी लिंकेज दिख रहा होगा आपको, दैट इज POOH बॉन्ड। पेरोक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड में आप बच्चों देख ही सकते हो कि ऐसी जो 2 यूनिट्स हैं वो एक पेरोक्सो बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई हैं, दैट इज OO बॉन्ड के थ्रू, सिंगल सिंगल। सो ये इसके स्ट्रक्चर हैं। सो एग्जाम में कई बार इनमें से कुछ स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं ऑक्सो एसिड्स के, तो आपको सभी के स्ट्रक्चर्स पता होना एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। The last topic of group 15 elements is the allotropy of phosphorus। जैसा कि हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किया था कि ग्रुप 15 के कुछ एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी में क्या होता है, उसी एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, जिनका केमिकल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर अलग अलग देखने को मिलता है। इनको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोलते हैं, एंड इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। फॉस्फोरस भी एलोट्रॉपी दिखाता है। फॉस्फोरस की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। ऑल्दो इसकी और भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मिलती हैं लाइक स्कारलेट फॉस्फोरस, वायलेट फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, बट हम इन 3 को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल होती हैं और मिलती हैं ईजीली। अगर हम वाइट फॉस्फोरस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म होता है फॉस्फोरस का, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में हमें मिलता है अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। अब नेचर में अगर हम बात करें तो जो फॉस्फोरस होता है वो जनरली हमें कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है, उसका रिएक्शन करा के हम उससे वाइट फॉस्फोरस जनरेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम कैल्शियम फॉस्फेट लेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे सिलिका के साथ यानी कि SiO2 के साथ, एंड आपको मिल जाएगा CaSiO3 प्लस P4O10। यहाँ पे अब ये जो P4O10 मिला, इसका हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं कोक के साथ यानी कि कार्बन के साथ इन द फॉर्म ऑफ कोक, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, P4 प्लस CO। तो ये जो P4 हमें यहाँ पे एलिमेंटल फॉस्फोरस मिलता है ये वाइट फॉस्फोरस ही होता है। यही एलिमेंटल फॉस्फोरस जब हमें मिला, इसकी वेपर्स को जब हम रैपिडली कूल करते हैं तो जो सॉलिड हमें मिलता है उसको हम वाइट फॉस्फोरस बोलते हैं, ठीक है जी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वाइट फॉस्फोरस में अलग अलग डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे ये जुड़े होते हैं, जो 4 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। हर फॉस्फोरस फर्दर 3 फॉस्फोरस एटम से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, उस तरह से उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। एंड ऑब्वियसली हर फॉस्फोरस के बाद अभी भी क्या बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो एज लोन पेयर उस पर प्रेजेंट होंगे। ये जो P4 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ी होती हैं ये वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू जुड़ी होती हैं। वाइट फॉस्फोरस जो होता है अगर उसके क्रिस्टलाइन नेचर की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में जैसे कि आप देख सकते हो जो PP बॉन्ड एंगल होता है वो होना 90 डिग्री के इक्वल चाहिए, ठीक है, बट ये होता 60 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन प्रेजेंट होता है और ये अनस्टेबल होता है। यही रीज़न है कि ये रिएक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है और एक अनस्टेबल सॉलिड होता है।
अगर इसके नेचर की बात करें तो एक सॉफ्ट वैक्सी वाइट कलर का सॉलिड होता है जो 44 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, हाईली पॉइजनस होता है एंड इसके पर्टिकुलरली वाइट फॉस्फोरस के वेपर्स को अगर हम इनहेल कर ले तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होता, बट हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, इन सब में सॉल्युबल ज़रूर होता है। सो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें यानी कि उसको एयर के साथ रिएक्ट करा दें तो तभी वो साथ के साथ ऑक्सीडेशन कर लेता है और एकदम से ग्रीन कलर का ग्लो जनरेट होता है रिएक्शन के बाद। ठीक है, और उससे फ्लेम्स रिलीज होती हैं क्योंकि टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो फॉस्फोरस की ग्लोइंग होती है, ठीक है, जो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होने की वजह से हो रही होती है, इसको हम फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस बोलते हैं। और फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस बहुत सारी जगह हम अप्लाई भी करते हैं लाइट्स वगैरह में। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस भी बहुत हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस दैट इज रेड फॉस्फोरस। बच्चों जो रेड फॉस्फोरस होता है, अगर हम वाइट फॉस्फोरस लें और उसको हीट कर दें, एयर को बिल्कुल रिमूव कर दे रिएक्शन में से, एयर नहीं होना चाहिए और हीट कर रहे हैं एट 270 to 300 डिग्री सेल्सियस, तब जाके हमारा रेड फॉस्फोरस फॉर्म होता है। अगर हम वाइट फॉस्फोरस से कंपैरिजन करें तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस, बट ये डिस्क्रीट यूनिट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है एंड इसमें एक 3D नेटवर्क बना रहता है। ठीक है, जिसमें जो ये यूनिट्स होती हैं PP बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी होती हैं। P4 यूनिट्स होती हैं टेट्राहेड्रन, जो फर्दर PP बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती है चेन्स या रिंग्स की फॉर्म में। अगर इसके फिजिकल नेचर की बात करें तो बच्चों ये ऑर्डरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, रिएक्टिविटी कम होती है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। नॉर्मली तो ये स्टेबल होता है बट ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्शन करके स्पॉन्टेनियसली क्या बना लेता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। So this was all about red phosphorus. Moving on to the third allotropic form that is black phosphorus. बच्चों black phosphorus क्रिस्टलाइन होता है नेचर में। जब हम white phosphorus को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे, तब जाके हमें black phosphorus मिलता है। इसमें एक मेटालिक शाइन होती है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इन तीनों में से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें एक डबल लेयर्ड क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में लेयर्स सारी आपस में जुड़ी होती है, जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, एक आपको जिगजैग्स में चेन्स दिख रही होंगी। ठीक है, और जो फॉस्फोरस के बॉन्ड सबसे ज़्यादा कौन से दिख रहे हैं, PP बॉन्ड। इस PP बॉन्ड में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। सो ये सारी लेयर्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे अटैच होती हैं। अगर इसके नेचर की बात करें तो जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है ये भी पॉलीमेरिक नेचर शो करता है। ऑब्वियसली आप दिख रहे हो कितने सारे फर्दर ये यूनिट से जुड़ता चला जा रहा है और इसकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर हमें इन तीनों एलोट्रॉप्स की कंपैरिजन करें कि इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, तो जो बच्चों वाइट फॉस्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड ब्लैक फॉस्फोरस सबसे कम रिएक्टिव होता है, ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। इसी के साथ हमारा जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है ये कंप्लीट होता है यूनिट। इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, आप दोनों पार्ट्स कंप्लीट करो एंड किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।